तो वंस अगेन हाय गाइस, दिस इज़ द लेक्चर 2। दिस इज़ द लेक्चर 2। यह हमारा लेक्चर 2 रहेगा। सेम प्लानट, सेम हम जो अर्थ एंड दी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे उसी को हम इसे कंटिन्यू करते हैं। हमने इस वाले चैप्टर में अभी तक जुपिटर के बारे में पढ़ लिया था, हमने इस हेवनली बॉडीज़, इस सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते इस सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सैटर्न से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। क्या बातें हैं सैटर्न से, तो देखते हैं। सैटर्न के बारे में अगर मुझे पढ़ना हो तो सबसे पहली बात मैं ये लिखूंगा कि ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है ना। आफ्टर सबसे बड़ा कौन सा था हमारा? सबसे बड़ा था हमारा जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फिर एक और है हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट के बाद हमारे पास जुपिटर के बाद सेकंड लार्जेस्ट, इसके बाद सेकंड क्या है? ये इसमें होती है कंसेंट्रिक रिंग्स। इसमें होती है रिंग्स। कैसी कंसेंट्रिक रिंग्स? मतलब कैसा? ये सैटर्न का जो ऐसा है, ये बना हुआ है कुछ इस तरीके से रिंग्स में। ये बना हुआ है कुछ इस तरीके से रिंग्स में। तो सैटर्न के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और नोट करना चाहिए हमें कि ये जो सैटर्न है, ये जो सैटर्न नाम का ये जो प्लैनेट है ना, इसके पास कम से कम अभी रिसेंट में डिस्कवर्ड हुआ है, इसके पास है 82 मून्स। ये हो गया है अब हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून्स वाला सैटर्न के बारे में। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात। और इसी चीज़ में हम बताते हैं कि सैटर्न के पास जो रिंग्स है, ये जो रिंग्स है कंसेंट्रिक रिंग्स है जो उसके आसपास मूव कर रही हैं, ये जो रिंग्स है वो बनी हुई है आइस से और आइस कवर्ड डस्ट से, इन चीज़ों से ये बना हुआ है। तो सैटर्न की जो इतने 82 मून्स है, इसमें सबसे बड़ा मून कौन सा है? उसका नाम है टाइटन। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न। तो हमने वहां पे देखा था जुपिटर में, जुपिटर का सबसे बड़ा मून है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है गैनीमीड। अभी तक ये दो चीजें देख ली, ठीक है, 82 मून्स है। और आगे बढ़ते हैं। तो सैटर्न के बारे में हम लोग ये समझ गए। और टाइटन लार्जेस्ट सैटेलाइट है इसकी, टाइटन इसका लार्जेस्ट मून है, इसके पास कंसेंट्रिक रिंग्स है, ये वाली बात समझे। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पे भी अभी तक कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर नहीं है, गैस नहीं, कौन सी वाली ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती, तो हमें इसमें कोई लाइफ का अभी तक पॉसिबिलिटी मिली नहीं है। एक ये वाली बात। अब आते हैं हम हमारे नए वाले प्लैनेट पे। सैटर्न के बाद आता है हमारा यूरेनस, तो इसको मिटाते हैं अपन। और अब आते हैं हमारे प्लैनेट यूरेनस पे। तो यूरेनस नाम का ये जो प्लैनेट है, ये हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा पहला प्लैनेट है। फर्स्ट प्लैनेट फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय टू बी डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो ये प्लैनेट यूरेनस जो है वो पहला ऐसा प्लैनेट है जिसे हम लोगों ने डिस्कवर किया था टेलीस्कोप की मदद से। तो ये ही एकमात्र पहला प्लैनेट है। और समझते हैं, इस यूरेनस में भी रिंग प्लैनेट है, तो इसमें 13 रिंग्स हैं। कैसा? जैसे वही वाला शेप, ये वाला जो शेप है, ये वाला, इसमें 13 रिंग्स है। तो इंटरेस्टिंगली इन 13 रिंग्स के नाम है। क्या नाम है? जैसे एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, एक का नाम है गामा, एक का नाम है जीटा, ऐसे करके बहुत साई फाई ऐसे करके इसमें 13 रिंग्स हैं, 13 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, उनके नाम है। हमें इन चीज़ को बारे में याद नहीं करना, हमें बस मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो यूरेनस जो है वो एक ग्रीक गॉड के नाम पे रखा गया। क्या नाम है इसका? ग्रीक गॉड ऑफ ग्रीक गॉड ऑफ स्काई। तो आसमान जो ग्रीक गॉड है उनके नाम पे यूरेनस नाम का प्लैनेट नाम रखा गया। इंटरेस्टिंगली हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ का नाम किसी भी भगवान के ऊपर नाम रखा नहीं गया। जो अर्थ है वो पहले दिन से ही पृथ्वी नाम से जानी जाती है, ठीक है। यूरेनस समझे। अब हम आते हैं हमारे दूसरे वाले प्लैनेट पे। दूसरा वाला प्लैनेट जो है वो है हमारा सबसे लास्ट प्लैनेट, जिसका नाम है नेपट्यून। अब इस नेपट्यून के बारे में समझते हैं। क्या कहानी है ये नेपट्यून? ये एक रोमन गॉड ऑफ सी, इसके ऊपर इसका नाम दिया, रोमन गॉड ऑफ सी, इसके ऊपर इसका नाम दिया। और क्या है? ये जो प्लैनेट है नेपट्यून नाम का, ये जो प्लैनेट है वो सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू दी यूरेनस। इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्विन प्लैनेट्स। जैसे हमने बोला था अर्थ और वीनस जो है वो ट्विन प्लैनेट्स है, सिमिलरली नेपट्यून और जो यूरेनस है वो ट्विन प्लैनेट्स हैं। तो ये वाली पॉइंट हमें याद होनी चाहिए।
अच्छा, इसके बाद एक और प्लैनेट आता है जिसको आप कहते हो प्लूटो, बट प्लूटो को आजकल हम प्लैनेट में रखते नहीं। क्या कहानी होगी जरा समझते हैं। प्लैनेट से पहले हमें समझना चाहिए था, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अगर नहीं बताया हो तो तुम लोग भी नोट करो कि प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि सर एक तो प्लैनेट्स वो होते हैं सर जिसे हम जिसको आपने एक को इनर बोला एक को आउटर बोला, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो प्लैनेट्स है वो दो टाइप के होते हैं। एक प्लैनेट है जो एक्चुअल में आपको, जिसे एक्चुअल में डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, जिसको डिफाइन किया हुआ है IAU ने, जो हमारे पास 8 प्लैनेट्स है। बट एक और टाइप के प्लैनेट्स आते हैं जिसे अपन बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट में इस लास्ट वाला जो प्लूटो है ना, प्लूटो उसे ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया। सेम इसी साइड में हमने एक और प्लैनेट रखा जिसका नाम है मेक। एक और प्लैनेट है जिसका एक और ड्वार्फ प्लैनेट है। ऐसे करके हमारे पास पांच ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जिसको रखा गया इसमें। प्लूटो के साथ एक और है जिसका नाम है एरिस, एक और नाम है जिसका नाम है होमिया, HAULU, एक और नाम है जिसका नाम है सीरीज, CERES, सीरीज। ऐसे बहुत सारे रिसेंटली में रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ डिस्कवरी होती रहती है, इतने सारे में हम नहीं जाएंगे। और बाकी के जो है IAU ने जो दे रखा है वो कौन कौन से हमारे पास 8 प्लैनेट्स उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया, हमें मालूम चल गया। ठीक है, तो जो प्लूटो है उसको हमने प्लैनेट से हटा दिया। हमने नहीं हटाया, IAU ने हटाया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हटाया। उसके पीछे उसने क्या रीजंस दिए वो समझ लेते हैं कि भाई प्लूटो नाउ यू आर नो लॉन्गर टू बी अ प्लैनेट। तो प्लूटो को प्लैनेट की पोजीशन से डिस्कार्ड कर दिया। उसके पीछे क्या रीजन थे? उसके पीछे हमारे पास सबसे पहला रीजन ये आता है। सबसे पहला रीजन वो बताते हैं कि प्लूटो जो है ना वो अपने ऑर्बिट में नहीं घूमा करता था। जैसे ये सन है और ये सबसे लास्ट वाला प्लैनेट हो गया प्लूटो। तो प्लूटो को ऐसे मूव करना चाहिए था अपने ऑर्बिट में, बट नहीं, ये कभी घूमते घूमते साइड वाले प्लैनेट में जैसे यूरेनस है उसमें घुस जाता था। ये वाली बात सबसे पहली बात, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। एक और दूसरी बात ये थी कि जो प्लूटो नाम का ये जो प्लैनेट था इसके पास सफिशिएंट सेल्फ ग्रेविटी नहीं थी, खुद की ग्रेविटी नहीं थी, नो सेल्फ ग्रेविटी। इसीलिए IAU ने प्लूटो को 2006 में प्लैनेट की कैटेगरी से हटा देते हैं और उसे हटा के कहाँ रख देते हैं हम? ड्वार्फ प्लैनेट में। ये वाली कहानी हमें समझ में आई। तो प्लूटो के बारे में इतना ही। अब हम और आगे बढ़ते हैं, हम फाइनली हमारे अपने मून के बारे में आते हैं। तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि अब हम लोगों ने कॉस्मोलॉजिस्ट हो गए, अब हम साथ में साथ अब मून की स्टडी करेंगे। सो नाउ वी विल कॉल आवरसेल्फ एज सेलेनोलॉजिस्ट, है ना। तो मून की स्टडी करने वाले को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजिस्ट। तो अब जरा देखते हैं मून के बारे में और अर्थ में क्या क्या इश्यूज हैं। तो मून और अर्थ में ऐसा है कि जो मून है वो 1/4 साइज ऑफ द अर्थ है, 1/4 साइज ऑफ द अर्थ। एक ये पॉइंट, 1/4 साइज ऑफ द अर्थ, ये वाला पॉइंट। और समझते हैं ये जो मून है, मून जो है उसके पास क्या खुद की लाइट है? क्या नहीं है भाई। इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। ये वाला पॉइंट हमने ऐड कर दिया। और क्या समझते हैं? ये जो मून है ना सर, इसका रोटेशन टाइम, मतलब अपनी एक्सिस पे और अर्थ के घूमता रोटेशन टाइम और इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो दोनों ही सेम है। क्या कितना है? 27 आवर्स, 27 डेज, 7 आवर्स 43 मिनट्स। ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों ही मून का सेम होता है। बट ध्यान दें, अगर ये मून हमारी अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, हमारी ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ घूम रहा है, तब हम उसे दूसरा बोलते हैं। अगर वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तब हम उसे बोलते हैं सिडरल मंथ। क्या बोलते हैं हम उसे? सिडरल मंथ। और यही मून अगर सन के चारों तरफ घूम रहा है, तब हम उसे बोलते हैं सिनॉर्डिक मंथ। एक और चीज देखी होगी, मून कंटिन्यूअसली, सिनॉर्डिक मंथ कैसा है? सन के चारों तरफ, और सिडरल क्या है? मून के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। एक और चीज देखी होगी, मून जो है वो कंटिन्यूअसली उसका लाइट जाती रहती है, वो छोटा साइज होता रहता है, कभी पूरा डार्क हो जाता है, फिर इतना हो गया, फिर बढ़ गया। इन चीज़ों को क्या कहते हैं? हम इन्हें पढ़ना है इनके बारे में। इसको अपन कहते हैं वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून। साइज बढ़ता जाता है तो उसे बोलते हैं वेनिंग, और घटता जाता है तो उसे बोलते हैं वैक्सिंग। दोनों चीज़ें हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, अभी अपन और आगे बढ़ते हैं मून के बारे में। तो अभी तक इस मून पे
सबसे पहली बार, अभी तक तो खैर सिर्फ 2 ही ह्यूमंस लैंड कर पाए हैं, तो हमारे इस पूरे अर्थ पे से टाइम था 2 जुलाई 1969 जो डेट थी, उस दिन नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक था बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन नाम के जो 2 प्राणी थे भाई, वो सबसे पहले पहुंच गए कहाँ पे, मून पे। इसके बाद तक अभी तक मून के ऊपर कोई भी ह्यूमन पहुंचा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो हम लोग वहाँ उसकी स्टडीज कर रहे हैं। उस स्टडी को हम अलग से बोलते हैं। एक और चीज़ तुम नोट करो, दिमाग लगाओ यहाँ पे। एक बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं ISS, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अलग है, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के आसपास ही मूव कर रहा है। उस वहाँ पे लोग स्टडी करते हैं, बट मून के ऊपर सिर्फ ये 2 लोग पहुँच पाए। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें थी, मून के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती, जैसे हमारा चंद्रयान पहुंचा था अभी कुछ दिनों पहले। तो मून में हमें 2 ऐसी चीज़ें देखने को मिलती। एक को बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। एक और चीज़ है जिसे हम बोलते हैं लीबुटी माउंटेन, LEIBUITY, लीबुटी माउंटेन। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको इसी मून पे मिलती है। तो भाई मैंने तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी मून के बारे में, सो यू विल बी कॉल्ड एज अ सेलेनोलॉजिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन मिटाते हैं मून के बारे में। अब हम आते हैं हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों पे। अर्थ के बारे में ध्यान रखें, अर्थ के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं मून हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे कुछ और इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में। ये बॉडीज़ जो है, ये वाली जो बॉडीज़ हैं, इनका नाम होगा सबसे पहला, या अदर स्मॉलर बॉडीज़ होगी। तो सबसे पहला आएगा हमारा एस्टेरॉइड्स। क्या है ये एस्टेरॉइड, समझते हैं। एक प्लैनेट है जिसका नाम है, यार ये सन के चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा होगा, जिसका नाम है मार्स। एक और प्लैनेट है मार्स के बाद क्या आता है हमारा, मार्स, जुपिटर। इनके बीच में ऐसे बहुत छोटे ऐसे पत्थर हैं जो रेगुलर तरीके से मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। तो ये जो पत्थर है ना छोटे छोटे, ये वो वाले पत्थर नहीं है जो तुम या मैं एक दूसरे को फेंक के मार रहे हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है। मतलब कितना बड़ा, अपने भोपाल के बराबर वाले साइज में इतना बड़ा एक पत्थर रहता है। वो रेगुलर बेस पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। इनको हम बोलते हैं डेब्रीज ऑफ स्टोन्स। तो ये मूव कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। ये यहाँ पे प्रेजेंस है। और ज़्यादा डीप में बढ़ाते तो मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते, तो इसी बेल्ट को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, QUIPER, क्यूपर बेल्ट। तो ये है एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो एस्ट्रॉइड्स में एक पॉइंट हम लिखेंगे कि दे आर कॉल्ड एज माइनर प्लैनेट्स। क्या हुआ, ये एस्ट्रॉइड्स कैसे बने? हो सकता है, ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2 बड़े बड़े प्लैनेट्स होंगे, वो आपस में टकराए होंगे और ऐसे छोटे छोटे फॉर्म हो गए। तो हो सकता है भाई मार्स और जुपिटर भी पहले बहुत बड़े हो, या इनके मून्स होंगे आपस में टकरा गए होंगे, ऐसे पत्थर बन गए। तो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। तो ये है माइनर प्लैनेट्स फाउंड बिटवीन दी मार्स एंड जुपिटर। ये चीज़ें तुम याद रखना है इसके बारे में। अब हम आते हैं दूसरे वाले बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको अपन कहते हैं मीटियोर्स। ठीक है, अब ये है हमारा दूसरा बॉडी, जिसको नाम दिया है अपन ने मीटियोर्स। अब ये मीटियोर्स नाम की क्या कहानी है? मीटियोर्स, एक आता है मीटियोरॉइड्स, ROIDS। एक और आता है जिसको हम कहते हैं मीटियोराइट्स। इन तीनों के बीच में एक छोटा छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंसेस है। क्या है वो समझते। सबसे पहले देखते हैं अपन मीटियोर्स के बारे में। ये क्या है, तुमने कभी देखा होगा आसमान में कोई ना कोई टूटता हुआ तारा दिखेगा, एकदम फ्लैश सी लाइट दिखेगी, उससे हम कहते हैं मीटियोर्स। मतलब ये क्या है, शूटिंग स्टार्स हैं। मीटियोर्स का मतलब है शूटिंग स्टार्स हैं, ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट है। ये ऐसा है मीटियोर्स। मतलब इसके पास जरूर कोई ना कोई एक ऐसी शाइनिंग सी टेल होती होगी, एक ये कहानी। अब जरा इसी में देखते हैं, अगर ये जो टूटता हुआ तारा है वो किसी और टूटते हुए तारे से आके टकरा जाए, है ना, बाय चांस टकरा जाए, और ये हमारे हमारा ये जो अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में आ जाए, बट हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा वैसा होता है फ्रिक्शनल टाइप का, तो वो उन्हें क्या करता है, जला देता है। हमारे अर्थ तक वो पहुंच नहीं पाते।
मतलब ऐसे मीटियोर्स जो टकराने के बाद, टूटने के बाद हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, बट वो अंदर नहीं आ पाए और हमने उन्हें जला दिया, हमारे एटमॉस्फेयर ने जला दिया, तब हम उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं, मीटियोरॉइड्स, है ना। व्हेन दे आर बीइंग बर्न्ड, BURNT, बर्न्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इनको, इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को, तारों को, टूटते हुए तारों को हमारे एटमॉस्फेयर ने बर्न कर दिया, तो हम उससे बोला करते हैं मीटियोरॉइड्स। और जो नहीं बर्न होते हैं वो हमारे अर्थ पे आ जाएंगे, गिर जाएंगे और अर्थ में गड्ढे कर देंगे, और जब वो गड्ढे कर देते हैं हम उससे बोलते हैं क्रेटर, तब उसे बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। तो ये बहुत छोटी सी डिफरेंसेस हैं इन तीनों के बारे में, आप लोग समझ गए होंगे मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं। अब आते हैं हम हमारे एक और लास्ट सेकेंड वाले टॉपिक्स पे, जिसको अपन कहते हैं कॉमेट्स। ये क्या है यार कॉमेट, COMETS, कॉमेट्स। इसमें एक सबसे छोटी सी बात आती है कि ये है विजिटर्स होते हैं, ये विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या बात है कि सर ये है ना, ये जो है विजिबल होते हैं। इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया गया है, एक कॉमेट का नाम है जिसका नाम है हैलीज कॉमेट, जो कि है ना हर 72 ईयर्स बाद दिखता है। तो लास्ट टाइम है ना वो 1986 में दिखा था, तो अब जो है ना वो जब दिखेगा, जब शायद हम लोग रहे ना, तो नेक्स्ट टाइम ये जो दिखेगा 72, अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 2062 में हैलीज कॉमेट हमें दोबारा देखने को मिलेगा। तो ये विजिटर है, कैसा है भाई, कैसा दिखता है वो मैं तुम्हें बता देते हैं। ये कुछ इस तरीके का रहता है और इसमें रहती है पीछे बहुत ही चमकती हुई टेल। इस टेल बहुत ज़्यादा चमकती है, इसी को हम कहते हैं, इस तरीके का वो जो विजिटर है वो आपके सोलर सिस्टम से पास होता हुआ जाता है, तो वो हमें कॉमेट दिखता रहता है। लॉन्ग टेल होती है, विजिबल ओनली व्हेन, ये विजिबल तभी होता है ओनली व्हेन रीचेज नियर टू दी सन के पास जाता है और सन की लाइट इसमें पड़ती है, तो हमें वो दिखना शुरू होता है। ये है हमारे कॉमेट के बारे में इंफॉर्मेशन। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आता है, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ये कॉन्स्टेलेशंस क्या है, कॉन्स्टेलेशंस को अगर मुझे एक वर्ड में, एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं इसे लिखूंगा ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो कॉन्स्टेलेशंस का मतलब है सर ग्रुप ऑफ स्टार्स। मतलब ये क्या है, तुमने सुना होगा, कोई बोलते हैं सप्तऋषि है, ऐसी चीजें हैं, ध्रुव तारा, ये इनको बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशंस। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या करते थे पहले के ज़माने में, ये लोगों को गाइड क्या करते थे। पहले के ज़माने में घड़ी तो होती नहीं थी लोगों के पास, कैसे हम देखें, तो वो गाइड करते थे। कॉन्स्टेलेशंस क्या करते थे, गाइड करते थे लोगों को। हो सकता था वो गाइड इन ट्रैवलिंग, मूव करने में उनको गाइड करते थे। इसी चीज़ में वो इस चीज़ में भी गाइड करते थे कि भाई क्या हम हार्वेस्टिंग करें, क्या हम सीड्स बो कर दें, सीड्स को बो दें या नहीं कर दें। तो सीडिंग, हार्वेस्टिंग के टाइम में ये कॉन्स्टेलेशंस उन्हें हेल्प किया करती थी। ठीक, ये वाली बात होगी। इसी चीज़ में एक कॉन्स्टेलेशन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिसका नाम है सप्तऋषि, जो कि एक ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। सप्तऋषि जो है ना वो ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। तो और एक और तारा है जिसको अपन कहते हैं पोल स्टार जो है उसको हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं आप ध्रुव तारा। ये क्या कहानी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ना ट्रैवलिंग करने में बहुत मदद किया करती थी। हम इनको कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं, ये पोल स्टार जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखाता है। ये कहाँ पे आपको ढूंढ सकते हो, ये अगर आपने सब 7 कॉन्स्टेलेशंस को कर लिया, ऐसे करके वो एक बनाता है इस तरीके से, और इससे जस्ट आप 28 डिग्री की तरफ देखोगे तो ये होता है पोल स्टार। फिर से बना के बताता हूँ मैं तुम्हें, इधर नीचे बनाता हूँ, इसको मिटाते हैं अपन। ये कैसे मिलता है तुम्हें पोल स्टार जो है आपके पास इस तरीके का एक सप्तऋषि को आप ढूंढो। यहाँ से आप आओ 28 डिग्री पे। तो 28 डिग्री पे आप एक स्टार को लोकेट करोगे, इसी को हम कहते हैं पोल स्टार, इसी को आप कहते हैं ध्रुव तारा। ये पहले के ज़माने में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ दिखा, अभी भी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ पे अपना ख़त्म होता है ये वाला पूरा चैप्टर। दोनों लेक्चर्स आप देखो, इसे समझो, और मिलते हैं हम फिर नए क्लासेस में। ओके, थैंक यू, बाय।